तो बिहार की जनता ने जो इस बार मैंडेट दिया और मैंडेट देने के बाद कहीं ना कहीं मोदी जी को एक बहुत बड़ा झटका दिया, बीजेपी को एक झटका दिया और नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा चांस था कि इस बार वो चाहते तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते थे और उसमें अड़ के सरकार को सपोर्ट नहीं करते तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता और घुटने पे आके कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता कि नहीं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बात जाहिर है और सत्य है कि नीतीश कुमार का जमीनी अस्तित्व बिना गठबंधन का नहीं है। नीतीश कुमार अगर बिना गठबंधन के अगर जमीनी लेवल पे उतरते हैं और पूरे सीट पे भी अपने प्रत्याशी उतार देते हैं तो वहां पे भी इनको जीत हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास आप देखिएगा कि शुरू से एक बैसाखी का सहारा चाहिए और पासवान निकल कर आए। पशुपति पारस की अगर बात करें तो वो समझिए कि नीतीश के काफी करीबी है और चिराग पासवान एक बड़ा खेल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक बेहद ऐसा मुद्दा लेकर जो राजनीति की जो तमाम कह सकते हैं चीजें हैं उसको बदलने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का दखल देश की राजनीति में बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा मजबूत रहा है। वही उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो देखिए, अगर हम 2014 में देखें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगभग 72 सीटें जीती 80 में से। वहीं अगर 19 की बात करें तो बीजेपी को 80 जो सीटों में से लगभग 62 सीटें मिलती है, कि एक तरफा जीत बीजेपी को मिली। अगर हम बिहार चले जाएं तो 2019 का जिक्र करें तो वहां पर 39 में से 39 सीटें एनडीए को मिली। लेकिन 2024 आते आते बहुत सारी चीजें बदली हैं। चिराग पासवान बदले हैं, तेजस्वी बदले हैं, राहुल गांधी बदले हैं और एक तरीके से बिहार की जो राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसे अहम मुद्दे के ऊपर हम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर और इस मुद्दे को आपके सामने डिस्कस करने के लिए, आपके सामने तमाम इसके पहलू रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी, जो राजनीतिक जानकार भी हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़कर के हिस्सा भी लेते हैं और तमाम तरह से जो अपडेटेड चीजें होती हैं खास राजनीति की उसके ऊपर अपनी पहली नजर बनाकर रखते हैं। संतोष जी, पहली बात तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। संतोष जी, बिहार की राजनीति की हम बात करें तो कैसे देखते हैं राजनीति, क्योंकि बीजेपी जो अब तक बहुत ताकतवर नजर आ रही 2024 तक, वो 2024 के बाद अचानक से कमजोर नजर आने लगी। अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो बिहार की जनता जितनी भोली भाली दिखती है उतनी भोली भाली जनता तो नहीं है और बीजेपी को ये लगने लगा था कि बिहार के लिए हम कुछ भी करें, बिहार में हम चाहे जितनी भी मर्जी जुमलेबाजी करें, काम ना करें, बिहार ना जाए। तो ये आपने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको नजर आया होगा कि जो मोदी पिछले कार्यकाल में जब 2014 का इलेक्शन जीतते हैं और 2014 का इलेक्शन जीतने के बाद वो बिहार जाना जरूरी नहीं समझते हैं और बिहार के लिए कोई योजना परियोजना के ऊपर उतना ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता है। 2024 का आप इलेक्शन देखिए और इलेक्शन के बाद ही जब इनको वो मैंडेट मिलता है और मैंडेट मिलने के बाद एक पूर्ण बहुमत में जब नहीं आते हैं और सहयोगी दलों का इन्हें सहारा लेना पड़ता है, वहां पे ये कहीं ना कहीं ये अब इन्हें समझ में आने लगा है कि बिहार की राजनीति में अगर हमें बने रहना है तो बिहार की तरफ थोड़ी सी हमें अपनी नजर को दौड़ानी होगी और बिहार का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो बिहार की जनता ने जितनी ये के साथ मेजोरिटी के साथ आपको सेंट्रल में भेजने के लिए मुस्तैदी के साथ आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, यानी कि 40 में से आपको 39 सीटें दे दी, लेकिन 39 सीटें जीतने के बाद आपको लगा कि यार बिहार में तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी से काम चल जाएगी और मोदी जी नहीं भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2024 का इलेक्शन ने बता दिया है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से आप बिहार को नहीं देख सकते। अगर आपको बिहार जीतना है तो बिहार आपको आना पड़ेगा, बिहार की धरती में आना पड़ेगा और इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद मोदी जी बिहार के दौरे पे जाते हैं और बिहार में जाकर लोगों से भी जनसंपर्क करने की कोशिश करते हैं। और आज देखिए कि बिहार में अगर बात करें तो बड़े बड़े लीडर का ध्यान कहाँ पे है, बिहार की तरफ है और बिहार की तरफ इस तरह से ये पकड़ बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार से अगर जो भी हमारा सहयोगी दल है, अगर एक भी सहयोगी दल इधर से उधर होता है
तो हमारे लिए दिल्ली की गद्दी पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और यही मुश्किलें अभी के डेट में खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अभी के डेट में एक नया चेहरा आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल। प्रशांत किशोर का नाम कहीं न कहीं वर्कर बिहार सामने आ रहा में है। उभर कर सामने आ रहा है। बिहार में वो लगभग 1.5-2 साल से पद यात्रा भी कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक बिहार नहीं बदल सकता। और कई मुद्दों पे नीतीश कुमार के ऊपर भी वो सवालिया निशान खड़े करते हैं। कई बार वो तेजस्वी यादव के बारे में भी बोलते नजर आ रहे हैं कि बिहार का भविष्य अगर आप देखते हैं तो इनके हाथों में बिहार का भविष्य नहीं है। क्योंकि अगर लालू परिवार की बात करें तो उन्होंने भी 15 साल राज किया और नीतीश कुमार की बात करें तो 20 साल राज किया, लेकिन बिहार आज भी बीमारू राज्य है और बीमारू राज्य की तरह जूझ रहा है। आज भी बिहार का के अंदर अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। और मुद्दे तो बहुत है जो बोलने के लिए, कहने के लिए हर पार्टियां कहती हैं। जैसे कि अगर बात करें इलेक्शन से पहले ये मुद्दा उठता है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जैसे कि तेजस्वी यादव इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा, अहम मुद्दा होगा कि हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दें। और बीजेपी और एनडीए केने के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे कि जेडीयू हो गई, अगर हम एलजेपी हो गई, इसकी बात करें तो वहां भी ये सुर निकल कर आ रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम काफी प्रमुखता से अपनी बातें रखेंगे और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एक जुमलेबाजी तक सिमट के रह जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार की जनता ने जो इस बार मैंडेट दिया और मैंडेट देने के बाद कहीं ना कहीं मोदी जी को एक बहुत बड़ा झटका दिया, बीजेपी को एक झटका दिया और नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा चांस था कि इस बार वो चाहते तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग सकते थे और उसमें अड़ के सरकार को सपोर्ट नहीं करते तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता और घुटने पे आके कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता कि नहीं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बिहार को स्पेशल राज्य की दर्जा ना देते हुए वहां पे एक विशेष पैकेज दे दिया गया और वो पैकेज देकर कहीं ना कहीं समझिए कि एक लॉलीपॉप देना है कि जैसे कि बच्चा ने थोड़ा सा रो दिया तो रोने के बाद आप उसको उठा के टॉफी दे दीजिए कि ले चुप रहा, तुम्हारी इतनी औकात है। और बीजेपी ने जेडीयू के औकात को दिखा दिया कि आपकी औकात यही है। अगर बिहार में आप सीएम बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो सिर्फ सीएम कुर्सी मिलेगा, बिहार राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष राज्य को दर्जा नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार को चाहिए कि भाई कुछ भी कर लो लेकिन हमारे को सीएम बने रहने दो, बिहार की जनता भाड़ में जाए, हम अपने कुर्सी पे बैठे रहें, हम अपने कुर्सी को संभालते रहें, इससे ज्यादा हमारे को नहीं चाहिए। अभी देखिए चिराग पासवान ने स्पेशल राज्य के दर्जा के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए आवाज उठाई थी कि नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और चिराग पासवान बिहार में बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कई मुद्दों पे घेरा, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा हुआ, जो लेटरल मुद्दा हुआ, उस पे भी बीजेपी को घेरते हुए आए। और जैसे कि बिहार में अगर हम बात करें कि तेजस्वी यादव एक दलितों के बीच में एक चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार में पासवानों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ था तो लाठीचार्ज होने के बाद पासवान समाज के साथ कैसे चिराग पासवान खड़े रहे और नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया और ऐसा लग रहा था कि इनकी गठबंधन टूट जाएगी और ये चिराग पासवान हो सकता है कि अपना समर्थन वापस ले ले, दिल्ली से भी वापस ले ले। लेकिन फिर इनकी आपसी जो भी सुलह हो, लेकिन जो बगावती सुर दिख रहे हैं एडविन जी, जो इनके बगावती सुर दिख रहे हैं, वो सुर जो है इसको लेके तो दिल्ली में भी हलचलें काफी सुनाई दे रही है। अभी तक बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया को भी देखिए कि वो अभी भी दिखा रही है कि चिराग पासवान
खुश नहीं है बीजेपी से। जी। और जब बीच में जब बहुत सारे मुद्दे हुए, बहुत ज्यादा जब चिराग पासवान बोलने लगे तो अमित शाह ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद चिराग पासवान बोलते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है और हम आज भी मोदी भक्त हनुमान है। तो चिराग आज भी मोदी भक्त हनुमान है, लेकिन आप देखिए कि बाजार में जो है मीडिया खेमे में है, देखिए कि कहीं ना कहीं ये तो बड़ी जोर शोर से दिखाया जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी से बिल्कुल नाराज चल रहे हैं और बीजेपी से खुश नहीं है। वही हम बात कर ले नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार भी कोई बीजेपी से इतना ज्यादा खुश नहीं है। वो समय की नजाकत देखकर वो कहीं ना कहीं उनकी खामोशी है। और कल ही के आपने जेपी नड्डा के साथ जब उनकी मुलाकात होती है तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 बार हम चले गए, तीसरी बार नहीं जाएंगे। लेकिन आप 4-5 दिन पहले आप देखिए कि इनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होती है और तेजस्वी यादव से जब मुलाकात होती है तो मुलाकात के बाद क्या बोलते हैं कि ये मीटिंग जो थी ये आर्टिकल 9 अनुसूची 9 है, अनुसूची 9 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा को लेकर हमारी मीटिंग हुई थी। ये हमारी कोई पार्टी मीटिंग नहीं थी, ये हमारी ऑफिशियल मीटिंग थी। और ऑफिशियल मीटिंग में जब मीडिया सवाल जवाब करती है तो दोनों इस तरह से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इनके अंदर खेमे की माहौल को देखिए तो जनता ये समझ रही है कि बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव पूरे अपने पार्टी के विधायक, एमपी और यहाँ तक कि पार्षदों को बुलाकर मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद तुरंत इनकी मीटिंग होती है और यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो भी हम मीटिंग बुलाए थे, ये मीटिंग इसलिए बुलाए थे कि हम 2025 की विधानसभा इलेक्शन की रणनीति को तैयार कर सके, रणनीति को तैयार करने के लिए। लेकिन जो कयासबाजी का दौर है वो कयासबाजी का दौर ये चल रहा है कि कहीं अगर बीजेपी नीतीश कुमार पे दबाव क्रिएट करने की कोशिश करती है तो नीतीश कुमार अपने लिए एक दूसरे रास्ते की तलाश कर रहे हैं कि उस समय हमारा साथ कौन देगा और हम किसके साथ लड़ेंगे। क्योंकि ये बात जाहिर है और सत्य है कि नीतीश कुमार का जमीनी अस्तित्व बिना गठबंधन का नहीं है। नीतीश कुमार अगर बिना गठबंधन के अगर जमीनी लेवल पे उतरते हैं और पूरे सीट पे भी अपने प्रत्याशी उतार देते हैं तो वहां पे भी इनको जीत हासिल नहीं हो पाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास आप देखिएगा कि शुरू से एक बैसाखी का सहारा चाहिए और जितनी भी इलेक्शन लड़े या तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, नहीं तो आरजेडी के साथ मिलकर लड़े। कभी भी उन्होंने मैक्सिमम चुनाव में देखिएगा कि कभी भी उन्होंने अकेले मैदान में उतरने की कोशिश नहीं करी। और अब नीतीश कुमार का ऐसे भी अब एज हो गया है और लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम लास्ट तक किसी न किसी तरह से अगर बीजेपी के साथ जुड़े रहे तो हो सकता है कि 2025 के बाद 2029 इलेक्शन होने तक हम बीजेपी के साथ जमे रहें और चलते रहें। और यही चलने का वजह है कि आप देखिएगा कि ये जो बिहार के अंदर जो सिचुएशन बन रहा है, चीजें बन रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर नजर तो आ रही है। अगर कमजोर नहीं होती तो बीजेपी का जो ये रवैया है, ये रवैया आप 2014 में देखते कि जो एक स्लोगन चलता था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन वो ये चला और बीजेपी का एक भी जो कैंडिडेट था वो जनसंपर्क नहीं किया। अगर हम अपने गोपालगंज की बात कर लें तो वहां का जो कैंडिडेट उतारा गया था वो कैंडिडेट जनसंपर्क करने तक नहीं गया, लेकिन फिर भी वो जीत गया है। बीजेपी की लहर उस समय इस तरह की। सर जी मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा था कि चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए बिहार में देखा जाए तो चिराग पासवान इस समय सबसे चर्चित चेहरों में से है। कि आप देखिए एक प्रोग्राम में वो गए थे, वहां पर जब पूछा गया कि भाई कौन बेहतर नेता है, पशुपति पारस या तेजस्वी, उन्होंने कहा तेजस्वी मेरे भाई हैं
और वो एक बेहतर नेता है। राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो कहते हैं वो एक विजनरी नेता है, दूर तक का देख रहे हैं। ये जो तारीफें हो रही हैं और जो स्टेटमेंट हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले कोई बड़ा खेल बिहार के अंदर हो सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार के सुर भी उतने नजर नहीं आते पुख्ता बीजेपी के लिए, जिस तरह से लगे कि वो भी उनके साथ चलने को तैयार है। तो क्या तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं और चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं? देखिए, राजनीतिक में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और राजनीति के अंदर जो राजनेता अपने हिसाब से जुगलबंदी करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। क्योंकि एक आम जनता के बीच में अगर किसी तरह का विवाद हो जाए तो एक दूसरे के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, लेकिन राजनीति में कभी किसी के लिए रास्ता बंद नहीं होता। क्योंकि राजनीतिक जानकार भी ये हमेशा कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है और कोई किसी को ऐसा नहीं है कि जिसने ठगा नहीं, जिसका समय यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर हम बात कर ले चिराग पासवान की, अगर तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी की तरफ अपना भी भविष्य देख रहे हैं कि अगर बीजेपी अगर हमारे को झटका देती है या बीजेपी से अगर उस तरह से किसी भी तरह से हमारे को दरकिनार किया जाता है तो तेजस्वी हमारे साथ है। क्योंकि आप 2024 के इलेक्शन में देखिए कि बीजेपी चिराग पासवान को दरकिनार करना चाह रही थी और बीजेपी ने ही अगर पशुपति पारस को अगर चिराग से अलग किया तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का बयान आता है कि हम 7 से 10 सीटें हम दे सकते हैं चिराग पासवान को, वैसे ही तुरंत बीजेपी के कानून तले जू रेंगती है और तुरंत ये दिल्ली से खबर जाता है कि हमने पशुपति पारस को हटाया और चिराग को हमने 5 सीटें दे दी और 5 सीटें देकर चिराग को अपने पाले में किया। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो रामविलास पासवान के जो बेटे चिराग पासवान हैं वो रामविलास पासवान की तरह ही राजनीति के एक मजे हुए कलाकार के तौर पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो दलित वोट को कहीं इधर उधर जाने देना नहीं चाहते हैं। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर अगर दलितों का अगर सबसे कोई बड़ा चेहरा दिख रहा है, सबसे बड़ा नेता दिख रहा है तो वो चिराग पासवान दिख रहे हैं। और पासवानों के अंदर भी जिस तरह से आपने पीछे जिक्र किया कि जिस तरह से पासवानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद पासवानों के साथ वो खड़े दिखे, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी बातों को प्रमुखता से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर बिहार में हम हैं तो यहाँ के दलित सेफ है और दलितों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बीजेपी का भी एक प्रोजेक्शन हो ताकि अगर नीतीश बाबू अगर इधर से उधर छटकते हैं, चीजें करते हैं तो बीजेपी के पास अपने फॉरवर्ड वोट तो है ही, जो अगड़ों का वोट है और दलितों का वोट हम इनके साथ लेके आ जाए चिराग पासवान के साथ। क्योंकि एक समय था कि बिहार में महिला वोटर्स और दलित वोटर्स, नीतीश कुमार ने एक गेम चला था कि वहां पे बिहार में दलित और महादलित का एक उन्होंने कार्ड खेला था और दलित और महादलित काफी समय तक उनके साथ रहा, महिला वोटर्स भी काफी समय तक साथ रहे। लेकिन जब से नीतीश कुमार के सामने एक चेहरा चिराग पासवान निकल कर आए, पशुपति पारस की अगर बात करें तो वो समझिए कि नीतीश के काफी करीबी है और चिराग पासवान एक बड़ा खेल कर सकते हैं। पशुपति पारस नीतीश के साथ मिलकर बड़ा खेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जब चिराग की पासवान की पार्टी जब तोड़ी गई थी और उनके चाचा को प्रोजेक्ट किया गया था तो चाचा ने सबको अपने खेमे में मिला लिया और उसमें नीतीश का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जैसे ही 2024 का इलेक्शन आता है, इलेक्शन के बाद चिराग पासवान क्योंकि एक समझिए कि कर्मठ युवा के तौर पे बिहार में हमने देखा है कि वो काम करते हैं क्योंकि वो अपने संगठन को बनाने में, लोगों को जोड़ने में, पार्टी टूटने के बाद भी अपने कार्यक्रम को कहीं बंद नहीं किया, यानी कि जमीनी लेवल पे अपने जनाधार को वो बनाते रहे, मजबूत करते रहे। और अगर बिहार में देखिएगा तो पशुपति पारस से ज्यादा अगर पार्टी और संगठन मजबूत है किसी का तो वो चिराग पासवान का है।
सर आखिर में प्रोग्राम के अगर मैं नेक्स्ट सीएम की बात करूं, चूंकि आपने नीतीश कुमार की उम्र का जिक्र भी किया, एक 18 साल से लगभग सीएम है बिहार के, लगातार उसके बारे में बात हुई, लेकिन अगर अगले मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो आपकी नजर में वो कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि एनडीए की बात करें या हम इंडिया गठबंधन की बात करें या चिराग पासवान उसकी बात करें, इनमें से कौन सा ऐसा चेहरा जो आपको लगता हो कि या प्रशांत किशोर भी इसमें से एक नाम हो सकते हैं, वो चेहरा जो कि आने वाले दिनों में बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ नजर आ सकता है? क्या है ना कि बिहार के राजनीति को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में भी अगर हम बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत काम करती है। जैसे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जाति पाति की बात करते हैं, और अगर राजनीति में इसको एक सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। तो अगर इस ख्याल से देखें तो बीजेपी बहुत ज्यादा बिहार में कमजोर नहीं है। अगर ये गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो अभी भी तेजस्वी के लिए ये मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं, और मुश्किल है। लेकिन अगर हम युवा वोटरों की बात करें जो आज से 20 साल पहले वो जंगल राज को नहीं देखे थे, आज लॉ एंड ऑर्डर उतनी अच्छी है कि आप अगर बाहर से कमा कर जाते हैं, वहां इंटर करते हैं, तो उतना ज्यादा आपके ऊपर दिक्कत परेशानी नहीं है जी। लेकिन हम लोग बचपन में देखा करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, तो हर आदमी लालू राज में 6 बजे के बाद अपने घर पहुंचने की कोशिश करता था, क्योंकि 6 बजे के बाद नहीं पहुंचा, 7 बजे के बाद नहीं पहुंचा, 8 बजे के बाद नहीं पहुंचा, तो टेंशन हो जाती थी कि भाई वो बंदा रहा कहाँ है। लेकिन अभी नीतीश कुमार के राज्य में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब 10 बजे भी चाहिए, कहीं घूमने फिरे, कोई इस तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर उस लिहाज से बात करेंगे कि जो युवा, क्योंकि अभी के डेट में अगर तेजस्वी की बात करेंगे तो तेजस्वी को हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस्वी ने ये बातों को भाप लिया है, समझ लिया है कि भैया आप राजनीति पहले की तरह नहीं होगी। अब राजनीति करना है तो कहीं ना कहीं युवाओं को अपने पाले में लाना पड़ेगा, बिहार से गुंडागर्दी को खत्म करना पड़ेगा, आपराधिक जितनी भी घटनाएं होती थी उसको अपने संज्ञान में रखते हुए अगर सरकार चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, तो शायद जनता आरजेडी की तरफ रुख कर सकती है। और अभी भी युवा वोटर्स को ये पता नहीं है, जो 20-22 साल जो वोटर बन गए हैं, उन्हें अभी भी पता नहीं है कि आज से 20 साल पहले की स्थिति क्या थी। लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं तेजस्वी के अंदर नजर आ रही है कि वो चीजें तेजस्वी यादव रिपीट नहीं करेंगे, बिहार को एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे। और जहां तक आपने बात करी कि सीएम चेहरे को लेकर, तो सीएम चेहरे को लेकर अगर बीजेपी अगर ज्वाइंट होके अगर इनका कोलैबोरेशन अगर बेहतरीन रहता है, कहीं से टूटते नजर नहीं आते, तो अभी आप देख सकते हैं कि 5 साल के लिए नीतीश कुमार ही वो चेहरा बिहार में नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। और अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तब तेजस्वी यादव से बेहतर कोई चेहरा नहीं दिख सकता है। और जहां तक आपने प्रशांत किशोर की बात करी, प्रशांत किशोर एक राजनीतिकार नहीं है, एक रणनीतिकार है। और राजनीतिकार और रणनीतिकार में बहुत फर्क है। लेकिन जनता के मूड को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार को, जिस तरह से आरजेडी को घेरते हुए बार बार नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, और एक चीज प्रशांत किशोर की बहुत अच्छी चीज है, स्ट्रेटजी को आप समझिएगा कि कभी भी वो चिराग पासवान के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से बचते हैं। और चिराग पासवान के लिए उसने एक अच्छा कमेंट्स भी दिया था, तारीफ की थी कि चिराग पासवान एक उभरते हुए युवा नेता है, और अगर उन्हें चांस मिले तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रशांत किशोर के लिए एक ज्वाइंट एडवेंचर के लिए एक फ्यूचरिस्टिक चेहरा चिराग पासवान दिख रहे हो, ताकि दलितों के वोट को अपने खेमे में कर सके। अभी फिलहाल एक हमने ये देखी थी कि अगर हम 2025 के चुनाव में आते हैं तो प्रशांत किशोर ने 40 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की बात करी है। और यहाँ तक भी अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी अपनी किस्मत आजमाने की बात कर रहे थे कि ये सीट ही डिसाइड करेगी कि आगे हम चुनाव
में किस रणनीति के तौर पे और किस तरह से उतरेंगे, जी तो ये सारी जी। बहुत दिख रही है। जी लेकिन अभी तो अगर हम सीएम चेहरे की बात करेंगे तो हम्म, नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। अगर एनडीए अगर मिल के लड़ती है, क्योंकि एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना फॉरवर्ड वोट है, नीतीश कुमार के पास अपनी पूरी और पूर्वी की वोट है, जी चिराग पासवान के पास पासवान और दलितों का वोट है, और जातिगत समीकरण अगर माझी को देखें तो जी। सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी बन जाती है। जी और अब जैसे कि अगर हम बात करें लालू के बेटे की, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को अपनाया, क्योंकि लालू यादव जब तक थे तब तक माई की बात करते थे, लेकिन चिराग पासवान सॉरी माफ करिएगा, तेजस्वी यादव ने माई के साथ बात को भी जोड़ दिया है। और माई बाप कहाँ तक काम आते हैं, और सच में माई बाप मिल जाए तो बच्चे के लिए एक संरक्षण तो मिलता ही है। और अभी लालू यादव सिर्फ माई की बात करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव माई के साथ बाप की बात कर रहे हैं। तो कई बार जुमलेबाजी कई जगहों पे इससे काम आती है और काम आती है, और वहाँ पे देखने को मिलता है कि उस तरह से जी चीजें बेहतर होते हुए नजर आती है। जी, तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में तेजस्वी यादव इसी चेहरा बन सके, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। बहुत सारे मुद्दों पे आपने बात की, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए जो अमूमन लोग उस पर बात करने से बचते हैं, क्योंकि बिहार के लिहाज से राजनीति की बात की जाए तो सर ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो जातिगत कह सकते हैं समीकरण है उसको साधना बहुत जरूरी हो जाता है, और साथ में ये जरूरी हो जाता है कि आप कितना बड़ा चेहरा है, किस तरह से लोग जो पार्टियां हैं दल हैं उनको अपने साथ जोड़े रखते हैं। नीतीश कुमार फिलहाल इस काम में महारत हासिल रखे हुए हैं। पिछले 18 साल की बात करें, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। और सर ने जैसा कहा कि जिस तरह के समीकरण दिखाई पड़ते हैं उससे नजर आता है कि हो सकता है एक बार फिर से सीएम के पद पर नीतीश कुमार जाते हुए नजर आ जाएं। लेकिन ये भी बोला कि इंडिया गठबंधन भी अगर बेहतर प्रदर्शन करता है, बेहतर तरीके से तालमेल बैठाता है, तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या है आपकी राय, जरूर बताइए, और लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि हम ऐसे विशेष और अहम मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपकी जागरूकता और ज्यादा बढ़ सके। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और तमाम दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा। संतोष सर आपका धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, और तमाम दर्शकों का धन्यवाद जो हमारे साथ कहने में बने हुए हैं। आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।